प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज क्लॉथ मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक, है ना। दिस इज चैप्टर 3 साइंस क्लास 7 और मेनली जो बुक है दैट इज डीपीएस एंड एनसीईआरटी, है ना। मटेरियल बच्चों दोनों का सेम है, सो दिस विल वर्क 100% इन बोथ द एनसीईआरटी के कोई भी एग्जाम हो या फिर डीपीएस का एग्जाम हो, दोनों में 100% वर्क करेगा। रादर इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। तो हम लोग ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट आवर दिस चैप्टर क्लॉथ मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी इजी। और एग्जाम में भी आप लोग के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो हमको एकदम ध्यान से सुनना है और जो इम्पोर्टेंट चीजें है उसको हमको क्या करना है, नोट कर लेना, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस हो, ये जो टाइम है उसका प्रॉपर यूज हो सके। चलिए स्टार्ट करते बच्चों। मेरे हाथ में जो बुक है दैट इज एक्सप्लोरिंग साइंस, डीपीएस की है, बट आपको एनसीईआरटी में भी यही यूज करना है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फाइबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फाइन स्टैंडर्ड ऑफ सम मटेरियल। दे आर द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच फैब्रिक और टेक्सटाइल फॉर द क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड। तो फाइबर क्या है, सबसे पहले हम लोग उसकी हेडिंग देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट, है ना। फाइबर क्या है? फाइबर, लेट अस सी। फाइबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज fine strands of some material, fine strands of some material. They are the raw materials from which fabric or textile for cloths is prepared. Fabric or textile for cloth is prepared. तो बच्चों एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। फाइबर क्या है? फाइबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटेरियल। फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटेरियल, इट कैन बी वूल, इट कैन बी कॉटन, इट कैन बी सिल्क, है ना। तो ये फाइन स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब लंबी सी कड़ी या धागा जैसा, है ना, ऑफ सम मटेरियल। दे आर रॉ मटेरियल फ्रॉम विच फैब्रिक और टेक्सटाइल फॉर क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड। तो ये क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा, जिससे जो कि कहाँ यूज होगा? फैब्रिक और टेक्सटाइल में, ताकि क्लॉथ का प्रिपरेशन किया जा सके, क्लॉथ प्रिपेयर किया जा सके। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फाइबर। आपको एग्जाम में आएगा व्हाट इज फाइबर, व्हाट आर द नेचुरल फाइबर, व्हाट आर द केमिकल फाइबर। तो सबसे पहले आपको इसका जो मेन बुक का जो इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है फाइबर, वो हमको पहले इसको याद कर लेना है। इट इज अ फाइन स्ट्रैंड ऑफ सम मटेरियल। पतला सा धागे जैसा किसी भी मटेरियल का हो सकता है। इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी केमिकल। अब देखो, दे आर रॉ मटेरियल फ्रॉम विच फैब्रिक और टेक्सटाइल फॉर क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड। ये रॉ मटेरियल है जिससे क्या होगा? फैब्रिक या टेक्सटाइल प्रिपेयर होता है ताकि क्लॉथ बनाया जा सके। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फाइबर। जो आगे चलते हैं। अब जैसे मैं बोलूं ड्यूरिंग समर कॉटन क्लॉथ कीप अस कंफर्टेबल एंड कूल, तो अब इसमें क्या होगा? स्टैंड किसका होगा? कॉटन का स्टैंड होगा, है ना। कॉटन से बना हुआ धागा होगा, जिससे फिर क्या करेंगे? फैब्रिक जो बनेगा वो कॉटन फैब्रिक होगा, और उससे जो कपड़ा बनेगा वो भी कॉटन का कपड़ा होगा, है ना। ऐसे ही वूलन क्लॉथ्स आर वोर्न ड्यूरिंग द विंटर्स। अब वूलन क्लॉथ किससे बनता है? तो वूल से बनता है। तो इसमें जो फैब्रिक होगा क्या होगा? वो वूलन होगा, और वो इसके अंदर जो होगा वो वूल मटेरियल होगा ना, वूल का स्ट्रैंड होगा, वूल का धागा होगा। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फाइबर।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। फाइबर हमको पता चल गया, इट इज अ फाइन स्ट्रैंड बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है हमको। चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। देखिए बच्चों, आपके जो चैप्टर में जो हमको पढ़ना है ना, दैट इज नेचुरल फाइबर। मैन मेड फाइबर इसमें शायद नहीं है। हमको जो पढ़ना बेसिकली फोकस करना है नेचुरल फाइबर पे। बट अब पहले हम लोग देख लेते हैं होता क्या नेचुरल फाइबर और क्या होता है मैन मेड फाइबर, है ना। नेचुरल फाइबर, फाइबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर बेस्ड ऑन देयर सोर्स। कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है ना, उसके बेसिस पे इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज नंबर 1 इज नेचुरल फाइबर, नंबर 2 इज मैन मेड फाइबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, दे कैन बी fibers of plant origin like cotton and jute, fibers of animal origin like wool and silk। अब मैं लिखता हूँ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, नंबर 1 हो गया नेचुरल फाइबर। लेट अस सी, let us see, natural fibers are obtained from natural sources। अब चलिए मैं करता हूं कलर चेंज। नेचुरल फाइबर आर obtained from natural sources। एग्जाम्पल में लिखता हूं नंबर 1 is fibers of plant origin like cotton and jute, cotton and jute। Number 2, fibers of animal origin like wool and silk। ठीक है बच्चों, so this is the two examples। सबसे पहले अगर हमको नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो एक प्लांट ओरिजिन का आएगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है कॉटन एंड जूट। फाइबर ऑफ एनिमल ओरिजिन की बात करेंगे तो वूल एंड सिल्क। डन है। तो ये दो नेचुरल फाइबर हैं जो हमको याद रखना है कि नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, नंबर 1, नंबर 2। चलिए अब मैन मेड फाइबर्स की बात कर लेते हैं। चलो बच्चों दूसरा देख लेते हैं हम लोग, मैन मेड फाइबर। अब नेचुरल देख लिया हमने, मैन मेड ऑब्वियस है कि कैसे बनेगा, जो मैन मेड होगा, है ना, इट विल बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। चलिए मैं लिखता हूं मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर synthetic fiber and made of petrochemical। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ध्यान रखना है क्या है मैन मेड। तो दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स एंड मेड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, चलिए अगला। अब इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। दे आर रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं।
एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। सोचो अब हमारा एक डिफिनेशन पूरा हो गया। व्हाट इज फाइबर, व्हाट आर द काइंड ऑफ फाइबर, टू काइंड ऑफ फाइबर, वन इज नेचुरल एंड अदर इज मैन मेड। नेचुरल का एग्जांपल हमने लिया द फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन एंड जूट, और दूसरा हमने लिया द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल लाइक वूल एंड सिल्क। दूसरा मैन मेड में हमने देखा कि दीज आर सिंथेटिक फाइबर एंड मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल, और इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एटसेट्रा। सो दिस इज आवर, अब हमारा जो ये मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर हो गया डिफिनीशन के साथ। आगे बढ़ते हैं। इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plant. In this chapter we will study about fibers obtained from animal. तो अभी हमको रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को कहाँ पे, हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये जो फाइबर है ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल का दो एग्जांपल हमने पढ़ा, वूल और सिल्क। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वूल और सिल्क। अच्छे से पढ़ेंगे कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे प्रोसेस होता है, और हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसके एसोसिएटेड क्या क्या ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच कैन कम इन योर एग्जाम, वी विल कवर इट प्रॉपर मैनर, है ना बच्चों, ताकि कोई भी आपका अधूरापन सा ना रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर मेड ऑफ एनिमल, है ना, एनिमल प्रोड्यूस से बना होता है। नेचुरल फाइबर, अब इसमें नंबर 1 हमने पढ़ा था वूल और नंबर 2 पढ़ा था हमने सिल्क। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें कि वूल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोसेस होता है, सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोसेस होता है। दिस इज फॉर आवर जनरल नॉलेज एज वेल, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई वूल जो हम स्वेटर पहनते हैं ठंडियों में वो कहाँ से और कैसे आता है। इसी प्रकार सिल्क, सिल्क के कपड़े भी बहुत फेमस है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे बनता है और उसका यूटिलाइजेशन में कैसे आता है। लेट अस स्टार्ट विथ वूल। लेट अस स्टार्ट विथ वूल। नेक्स्ट पॉइंट इज वूल। अब देखो, wool is obtained from fleece, that is hair of animal which have dense hairy skin, है ना। wool is obtained from fleece, इसको बोलते हैं hair, है ना, hair of animals which have dense hairy skin. सो ये वूल है। वूल का मतलब जो हम लोग जिससे स्वेटर बनता है, वूलन क्लॉथ बनता है वो। तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है जो हेयर होता है, जो ज्यादा सॉफ्ट हेयर वाले एनिमल्स होते हैं उनसे बनता है, लाइक शिप हो गया या फिर लांबा हो गया। तो फ्लीस ऑफ एनिमल्स विच हैव डेंस हेयरी स्किन, ठीक है, लाइक शिप और याक। एग्जांपल में मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल शिप और याक, ये दो बच्चों मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वूल एंड हेयर वियरिंग एनिमल्स हेडिंग है हमारी अगली, तो हम डाल देते हैं वूल एंड हेयर वियरिंग एनिमल। wool and hair wearing animals चलिए देखते हैं क्या है ये।
Wool is obtained mainly from sheep. Wool is obtained mainly from sheep. Mainly from sheep. आगे देखते हैं. And also obtained from yaks. Sheep. फिर लिखता हूँ yaks. फिर अगला है llamas. Next one is goats, rabbits, etc. etc. तो यहां से हमको वूल मिलता है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो जो इसमें दिया हुआ कौन कौन से वूल कहाँ से मिलते हैं, तो हम लोग उसका एक लिस्ट बना लेते हैं. तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या है वूल और कैसे हमको कहाँ से मिलता है. जस्ट लेट अस हैव अ लुक. आपको एकदम एक आया है, इसमें एग्जांपल दिया है मोहेर, HAIR, मोहेर वूल. Mohair wool. It is obtained from Angora goats. अंगोरा गोट्स. और ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है बच्चों, एक हमने कर लिया है. चलिए सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है, अंगोरा वूल. अंगोरा वूल ये कहां से पाया जाता है, दैट इज फ्रॉम अंगोरा रैबिट. हमने रैबिट को भी नहीं छोड़ा, उसके भी बाल काट लिए है ना. सो इसका बाल काट के अंगोरा वूल बनता है बच्चों. चलो थर्ड वन इज The famous Pashmina shawl of Kashmir is made from Kashmiri goat's wool, यानी पश्मीना. ये कश्मीरी गोट्स वूल. ठीक, ये भी लिख लिया हमने. आगे देखते हैं. Cashmere goats are very rare and found in Tibetan region. एक कैश्मीर गोट है जो तिब्बतन रीजन में पाया जाता है. मेरिनो शीप फाउंड इन स्पेन. चलो ये भी लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए. कुछ पॉइंट छोड़ना नहीं बच्चों हमको, इसलिए लेट मी राइट इन 1 or 2 लाइन. ये है कैश्मीर गोट. कैश्मीर गोट ये कहाँ पाया जाता है, तिब्बतन रीजन में. TIBETAN, तिब्बतन. तिब्बत यानी चाइना का पार्ट है भाई. सेकेंड वन इज मरीनो शिप. मेरिनो शिप ये कहाँ पाया जाता है, दैट इज स्पेन. की ओरिजिन स्पेन है. अभी तो क्या है, चीजें फैलती जा रही है. अभी कोई लोकल मार्केट रहा नहीं. एवरीथिंग इज फाउंड इन ग्लोबली. चले आगे. अल्पाका एंड लामला आर ब्रीड ऑफ साउथ अमेरिका. वो भी लिख देता हूं मैं. एक और नीचे लिख सकते हैं अपन, अल्पाका ALPACA एंड लामा एंड LLAMA. ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में पाया जाता है. ठीक है. मरीनो शिप गिव्स द बेस्ट क्वालिटी वूल. जो मरीनो शिप है ये, इसकी जो क्वालिटी है वूल की, दैट इज बेस्ट क्वालिटी वूल. हमसे पूछा जाए कौन सा शिप का वूल की क्वालिटी है सबसे अच्छी है, दैट इज मरीनो शिप बच्चों, है ना. सो ये हमको ध्यान रखना है. आगे देखते हैं. वूल ग्रोज लाइक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल. ये सब एनिमल की बॉडी, जहां भी ठंडा एरिया होगा ना, तो उनको खुद की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा बाल इनका बड़ा बड़ा हो जाता है. वंस अ ईयर दिस वूल इज
शेयर्ड फ्रॉम द एनिमल्स विच आर रियर्ड फॉर द पर्पज ऑफ वूल कलेक्शन। उनको शेविंग करके हाथ से मशीन से वो वूल निकाल लेते हैं। द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, है ना। दो टाइप के फाइबर होते हैं, द कोरस बियर्ड हेयर, आउट हेयर। जो बाहर का होता है वो कोरस खुरदरा, मतलब सारी गंदगी सारा एटमॉस्फेयर उसके ऊपर ही होता है। एंड सेकंड वन इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। और जो ऊपर का कोरस हेयर होगा उसके अंदर का जो पार्ट होगा दैट विल बी सॉफ्ट एंड क्या बोलेंगे उसको, फाइन, है ना। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो ऊपर का जो लेयर हटा देंगे काट के, तो क्या जो फाइन अंदर हेयर जो बचेगा दैट विल बी यूज्ड एज वूल। डन है। चलिए अब इसमें आपको एक दिया है वूल प्रोडक्शन। इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, अप टू 7 स्टेप्स है बच्चों। तो हम लोग स्टेप्स के सारे नाम लिख लेंगे और एक एक दो पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इट इज अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वूल प्रोडक्शन। ये सब जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको एकदम बाई हार्ट कर लेना है, ताकि एग्जाम में जो मेहनत हो आपका वो आपका रंग लाए, है ना। कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहना है, सब कुछ अच्छे से तैयार करके एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में आपको अपीयर होना। चलिए वूल प्रोडक्शन। क्या है वूल प्रोडक्शन, कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात है ये। एंड हेडिंग इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। फर्स्ट वन, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। चलिए क्या है देखते हैं बच्चों अपन। लेट अस सी। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स टू लुक आफ्टर देम बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। रेयरिंग का मतलब कोई भी जानवर का पालना, हम उसको क्या बोलते हैं, रेयरिंग, है ना। जैसे कोई भी एनिमल है, बकरी हो गई, शिप हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, तो हम उसको पालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल। पालने का मतलब वो हमारे पास ही रहेगा, उसको हम बांध के रखेंगे, एक बाउंड्री होगी, उसको खाना देना, फिर उसके फूड, शेल्टर देना, हर तरीके से उसको सारा जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना, दैट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल, है ना। Sheep are reared in many parts of our country, and sheep that are feed on protein-rich food develop a good growth of fine curly and shiny hair. अगर हम वूल प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम मान लो उस गोट का या उस शीप का अगर हम रियरिंग कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वूल निकले, इसके लिए हमको क्या करना है, उसको उस हिसाब का खाना पिलाना पड़ता है। तो शीप की रियरिंग के लिए क्या है, शीप दैट आर फीड ऑन प्रोटीन रिच गुड्स, जिसमें जिस खाने में प्रोटीन ज्यादा है वो क्या करेगा, उसके हिसाब से क्या होगा, इट विल डेवलप अ गुड ग्रोथ ऑफ फाइन कर्ली एंड शाइनी हेयर। तो फिर क्या होगा, फाइन कर्ली और शाइनी हेयर होगा उसका, ताकि अच्छी क्वालिटी का वूल हमको मिल सके। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जनरली क्या होता है बच्चों, जो ब्रीडिंग होती है ना, मतलब रियरिंग, तो लोग क्या करते हैं, जिनको वूल प्रोडक्शन के काम से रियरिंग करना है, नहीं ब्रीडिंग करना है, शिप्स को पाल के फिर उसके बाल काट के वूल इंडस्ट्री में ले जाना है, तो उसके लिए क्या है, हमको अच्छी क्वालिटी का चाहिए। जो भी इस बिजनेस में लगता है तो क्या करता है, बेस्ट क्वालिटी का ब्रीड, है ना। ब्रीड मतलब उसकी जेनेटिक क्वालिटी अच्छी, उसके पेरेंट्स अच्छे, पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन से जो बच्चा आया हो, ऐसे गोट्स शिप्स को लाएंगे, फिर उसका पालन पोषण करके वहां से बेस्ट क्वालिटी का वूल पास, मतलब वो पाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 लाइन लिख लेता हूं मैं इसमें, क्या होता है रियरिंग ऑफ एनिमल, व्हाट इज रियरिंग ऑफ एनिमल, लेट अस सी। रियरिंग ऑफ एनिमल, अभी मैं खाली रियरिंग का डिफिनेशन लिखा रहा हूं। रियरिंग मतलब टू लुक आफ्टर
the animal and provide food, shelter and health care. कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर को बुलवा के इंजेक्शन भी लगवा देना है ना? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रियरिंग. ठीक है. अब शिप के केस में क्या है? हमको क्या करना पड़ता है? ब्रीडिंग ऑफ शिप. इस केस में क्या करना पड़ता है हमको? अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रीड को सेलेक्ट करना पड़ता है ना. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना. आपसे पूछेगा नहीं व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बिकॉज यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग. आज नहीं तो कल आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा. सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब ऐसे पेरेंट्स को चूज करके उनके बच्चे को लाना जिनकी क्वालिटी अच्छी हो. जैसे इन जनरल बात करें तो जनरली हम देखते हैं, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं. अगर कोई पेरेंट्स दोनों, अगर माता और पिता दोनों की लंबाई अच्छी है तो जनरली देखा जाए तक बच्चे की लंबाई भी अच्छी होती है. तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ब्रीड को, जैसे डॉग्स है तो डॉग्स की ब्रीड को जो पेरेंट्स का जो क्रॉसिंग ऐसा होता है जिसमें अगर हायर क्वालिटी के अगर डॉग्स हैं तो ये मान के चलते हैं भाई इनके बच्चे भी हायर क्वालिटी में जाएंगे, तो हम ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना. दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना. सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब टू चूज ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, है ना. ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सेलेक्टेड पेरेंट्स, है ना. बड़े अच्छे पेरेंट्स से चूज करेंगे तो लगेगा चलो भाई अच्छा वो जो नस्ल आने वाली अच्छी होगी, है ना. लेकिन अभी तो कोई गारंटी नहीं रह गया है. माँ बाप अच्छे हैं, बच्चे मौज कर रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज क्या है? माँ बाप को देख के लगे यार कितना अच्छे किस्मत वाला बच्चा होगा जो पैदा हुआ होगा, लेकिन बच्चा अपनी किस्मत खुद बिगाड़ता रहता है. सो दिस इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग काम करता है, खासकर एनिमल के केस में तो करता है ना. चलिए आगे बढ़ते बच्चों हम लोग. अब देयर आर मेनी स्टेप्स, टोटल 7 स्टेप्स आर देयर फॉर वूल प्रोडक्शन. तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं वूल प्रोडक्शन का स्टेप्स. बच्चों जिंदगी क्या है ना, आप लोग को एक बार मौका देती है, बार बार नहीं देती. एक बार क्लास 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर उससे निकल के आप 8 में चले जाओगे. सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट सो दैट यू कैन मेक योर टुमारो वेरी ब्राइटर. अदरवाइज भगवान ही मालिक, आने वाला समय कैसा होगा हमको कुछ नहीं पता है. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कॉस्टलियर. और जो हमारी जिंदगी होगी, जितना हमको रोजी लगता है, सब कुछ उतना रोजी है नहीं. जब बाहर की दुनिया में अपने ऊपर, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होके, खड़े होके अपनी पहचान बनाने जाएंगे, तब दुनिया की सारी मुश्किलें समझ में आती हैं. अभी क्या होता है, हमको पेरेंट्स ने सब कुछ दिया है ना, तो थिंग्स लाइक कि यार सब कुछ बड़ा मजेदार है. बट एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक स्कूल में चाइनीज बच्चों को दिखाया जा रहा था कि उनके पेरेंट्स, रियल पेरेंट्स, बच्चों को बुलाया गया, बैठाया गया, बच्चों के पेरेंट्स कैसे जॉब करके कैसे पैसा कमा के ला रहे हैं वो दिखाया गया था. उसमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज क्राइंग कि उसके पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स है जो सर पे बोझा लाद के एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, कोई इंजीनियर है तो कीचड़ में घुस के काम कर रहा है. इतने मतलब वर्स्ट कंडीशन वो लोग काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए. एक मतलब शिकन तक नहीं होती कि चलो घर पे आके अपनी चीजों को कभी शेयर नहीं करते माँ बाप. लेकिन आपको जो मौका मिला है कि आपकी जो लाइफ बनाने का पीरियड है यही है, तो आपको क्या करना है, जम के मेहनत करनी है ना. एंजॉय भी करना है, खेलना कूदना भी है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आए तो पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सो दैट यू कैन मेक योर बेटर टुमारो. चलिए आगे बढ़ता हूँ. स्टेप्स ऑफ वूल प्रोडक्शन लिखता हूँ बच्चों. वूल प्रोडक्शन, चलिए नंबर 1 है, नंबर 1 इज shearing. SHEARING. ये क्या है? स्टेप 1.
चलिए बच्चों देखते हैं क्या है shearing. The process of removing fleece from the body of sheep is called shearing. The process of removing fleece from sheep body is called shearing. shearing. इसको हम क्या बोलते हैं? shearing. मतलब उसके बाल को मशीन से या कैसे भी काट के बॉडी से अलग कर देना, है ना. फ्लीस मतलब हमने पढ़ लिया था क्या होता है, हेयर्स होते हैं उनके, काट के निकालना शेयरिंग बोलते हैं. ठीक है बच्चों. देखते हैं उसमें और कुछ दिया हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो द शेयरिंग ऑफ शीप इज डन इन समर सो दैट द शीप कैन सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. जनरली क्या होता है, ये शीप जो जहाँ जो बड़े बाल वाले होते हैं जनरली बहुत कोल्ड एरिया में रहते हैं ना. तो जो कोल्ड एरिया में रह रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो हेयर की वजह से इनको ठंड नहीं लगती, तो जनरली ये क्या करते हैं, जब शेयरिंग जो करते हैं जनरली डन इन समर, है ना. जनरली डन इन summer so that the animal should not face harsh winter, है ना, without protective hair. क्लियर बच्चों. तो ये जैसे हम ठंडी में हमको स्वेटर पहनना पड़ता है, लेकिन इनका स्वेटर यही होता है, जैकेट, है ना. हम इनसे काट के बनाते, सोचो इनको कितनी अच्छी क्वालिटी का स्वेटर होता होगा. बर्फ पड़ जाए ऊपर इनको कुछ नहीं होने वाला ना, इतना गर्म होता है ये. तो जनरली कब निकालते हैं ये हम लोग, समर में निकालते हैं. क्या, शेयरिंग. स्टेप 1 हो गया. चलिए स्टेप 2 देखते हैं, स्कोरिंग. आपको नाम सारे याद रखने बच्चों आपको, है ना. पहला मैंने स्टेप 1 कर दिया शेयरिंग. चलिए स्टेप 2 देखते हैं क्या है. स्टेप 2 स्काउरिंग. कलर ब्लैक रखता हूं मैं. नंबर 2 SCOURING स्काउरिंग. और ये है स्टेप 2. आपको याद रखना है, पहला हो गया हमारा शेयरिंग, स्टेप 2 हो गया स्काउरिंग. पहले तो हमने काट के बाल उनका अलग कर लिया, है ना, पहले स्टेप में. शेयरिंग को अगर बोले तो शेविंग, जैसे उससे मिलता जुलता तो आप लोग याद रख सकते हो. जैसे हम शेविंग करके अपनी दाढ़ी मूछ हटा देते हैं, ऐसे ही उनकी बाल निकाल देते हैं ना शीप के. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस टू रिमूव डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वेट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्काउरिंग. ठीक है बच्चों. इसका मतलब क्या होगा, द प्रोसेस टू रिमूव डस्ट, इसको थोड़ा वो कर दें. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग फ्लीस टू रिमूव डस्ट. नंबर 1 हो गया डर्ट, ड्राइड. अगला क्या है, स्वीट एंड ग्रीस. स्वीट एंड, जो स्वेट होगा ना, ये तो स्वेट एंड ग्रीस. ग्रीस is called scouring. इसको हम क्या बोलते हैं, scouring. The process of washing fleece to remove dust, dirt, dried sweat and grease is called scouring. मतलब धूल डाल के एकदम अच्छे से साफ कर देना, वो क्या होता है, स्काउरिंग. चलिए अगला देखते हैं. स्टेप 2 हो गया हमारा, सॉरी हाँ, स्टेप 2 हो गया स्काउरिंग. स्टेप 3 आते हैं हम लोग
शॉर्टिंग बच्चों, स्टेप 3 इज शॉर्टिंग। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या होता है। दिस इज स्टेप 3। दिस इज स्टेप 3। चलिए देखते हैं क्या है। The process of separating fleece of a sheep into different section according to the quality of wool and fiber is called sorting। sorting का मतलब होता है बच्चों छांटना, है ना। जो अच्छे छांट के क्वालिटी वाइज एकदम अच्छा, फिर उससे थोड़ा अच्छा, फिर उससे थोड़ा अच्छा, एक अलग पूरा वो बना लेंगे ताकि किस पर्पज से किसको यूज करना है। किसी से वूलन कपड़ा बनाना, किसी से डायरेक्ट स्वेटर बनाना, किसी से ऊन की रस्सी बनानी है, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से सॉर्टिंग मतलब छांट लेना, है ना। मैं लिख देता हूं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप into different sections according to the quality, into different section according to the quality of woolen fiber is called sorting। is called समझ लीजिए आप लोग इसको, क्या है ये है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस, फ्लीस मतलब हेयर्स, ऑफ अ शीप इनटू डिफरेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग सेक्शन में सेपरेट कर देना है हमको, है ना। अब वूलन फाइबर इज कॉल्ड सॉर्टिंग, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में उसको हम सेपरेट कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे सॉर्टिंग। पहला स्टेप शेयरिंग, दूसरा इज कवरिंग, थर्ड वन इज शॉर्टिंग। अब देखते हैं बच्चों, फोर्थ वन इज रिमूविंग बर, फोर्थ वन। ये सब आपको याद रखना होगा। देखते हैं क्या है, लेट अस सी। Burrs are soft fluffy fiber in the wool, similar of those that often appear in the sweater you wear. They are removed manually. After removing the burr, the fiber are scoured again and dried to make it ready to be drawn into fibers। तो क्या करते हैं इस केस में बच्चों, एक burrs are soft fluffy fibers in the wool, मतलब अलग थोड़ा, जैसे स्वेटर को आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर अलग अलग धागे जैसा दिखता रहता है, वो क्या होता है सॉफ्ट फ्लफी, एकदम ऐसा फाइबर होता है वूल के अंदर, तो उसको भी उसमें से निकाल दिया जाता है। उसको भी निकालना है, और वो कैसे निकलता है, मैनुअली निकलता है, वो मशीन से नहीं निकलता, मैनुअली निकालते हैं। और उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर से इसकी स्कॉरिंग करेंगे ना। स्कॉरिंग मतलब क्या होता है, धुल देना, है ना। उसको वॉशिंग करना, फिर से वॉशिंग करेंगे, स्कॉरिंग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्राई करेंगे टू मेक इट रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। बाद में ये रेडी हो जाएगा फाइबर के रूप में, लंबा उसको, अब उसको बुन देना है आपस में ना, लंबा फाइबर बना देना है। तो मैं लिख देता हूं इसको, BURRS, burrs are soft fluffy fibers in wool which are removed
मैन्युअली। ठीक है बच्चों, इसको मैन्युअली निकाला जाता है। आफ्टर रिमूविंग द बर द फाइबर्स आर स्क्वायर्ड अगेन। फिर उसके बाद आफ्टर दिस द fibers are scored again and dried to make it ready to be drawn into fiber, and dried to make it fiber। ठीक है बच्चों, तो ये चौथा भी हो गया हमारा। इसके अंदर क्या करेंगे, रिमूविंग बर्स। बर्स क्या होता है, सॉफ्ट फ्लफी फाइबर ऑफ वूल, सॉफ्ट फ्लफी फाइबर ऑफ वूल, लिख दिया मैंने, ऑफ वूल विच आर रिमूव्ड मैनुअली। इसको हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली निकाल देते हैं। आफ्टर दिस द फाइबर्स आर स्क्वायर्ड अगेन एंड ड्राइड टू मेक इट फाइबर। बाद में इसको फाइबर बनाना है। अब नेक्स्ट वन इज डाइंग। अब कलर करने की बारी आ गई, स्टेप नंबर 5। 4 तक तो हो गया हमारा, 5वां, 6वां, 7वां, 3 स्टेप और बचेंगे। 3 स्टेप के बाद हमारा वूल बन के तैयार हो जाएगा। चलिए 5वां देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ वन इज डाइंग, DYEING। डाइंग क्या है बच्चों, देख लेते हैं। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर। इट इज डाइड इन डिफरेंट कलर। तो मतलब टू गिव डिफरेंट कलर इट इज डाइड, टू गिव डिफरेंट कलर टू वूल इट इज डाइड। डाइड बोले तो DYE। ठीक है बच्चों। सो बच्चों, टू गिव डिफरेंट कलर टू वूल इट इज डाइड। अब जो फाइबर्स बने हैं हमारे स्टेप बर्स को रिमूव करने के बाद उसको कलर कर लिया जाता है। जनरली कलर्स क्या होते हैं हमारे, ब्लैक, ब्राउन और। चलिए बच्चों, 5th वन हो गया हमारा। 6th वन देख लेते हैं। 6th वन क्या है, कंबाइनिंग। 6th प्रोसेस, 6th वन इज कंबाइनिंग। स्टेप 6 कंबाइनिंग मतलब जो अलग अलग फाइबर बने हैं उनको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग, लंबी फाइबर की स्ट्रिंग या वूल की स्ट्रिंग बना देना, वो कंबाइनिंग होता है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। कंबाइनिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द यार्न। अब वुलन फाइबर को यार्न में स्पिन करने के लिए उसको प्रिपेयर कर देना कंबाइनिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग strengthens the enlarged woolen fiber and also removes the burrs which may be caught in them। दोनों चीजें होती हैं। अगर कोई बर्स रह गया हो तो उसको रिमूव कर देंगे और इसको ज्वाइन करके वो कर देंगे। चलिए मैं लिख देता हूं। कंबाइनिंग इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर woolen fibers for spinning the yarn, for spinning the yarn। ठीक है बच्चों, this is done by using combs of metal teeth। This is done by using combs of metal teeth। तो एक कॉम जैसा होगा जिसमें मेटल का वो लगा होगा, उसके थ्रू क्या कर देंगे, फाइबर्स को ज्वाइन कर देंगे, है ना, ताकि इसका क्या हो सके, स्पिनिंग किया जा सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज स्टेप 7। जब उसको स्पिनिंग के लायक बना दिया तो क्या करेंगे, अगला स्पिन करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है स्पिनिंग।
लेट अस सी सेवंथ स्टेप, इट इज लास्ट स्टेप। स्पिनिंग मतलब करके अपने को यूज एंड प्रोडक्ट यूज करने के लिए जहां भेजना है उसको हम लोग भेज सकते हैं ना। स्टेप 7, after spinning the wool is either woven or knitted. Longer fibers are knitted into wool for sweater, the shorter fibers are woven into woolen cloth. चलो बच्चों मैं ये लिख देता हूं, फिर ये हमारा स्टेजेस खत्म हो जाएंगे। आफ्टर स्पिनिंग द wool is either woven WOVEN or knitted KNITTED। मतलब woven मतलब उसका कपड़ा बना दिया जाता है, फिर इसकी गांठ लगा के लंबा सा वो बना दिया जाता है ना। लॉन्गर फाइबर्स आर knitted into wool, longer fiber are knitted into wool and shorter fibers are woven into woolen cloth, ठीक है बच्चों। सो हमारा 7वां स्टेप खत्म हो गया। 7वें स्टेप पे क्या करेंगे, आफ्टर स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब बंडल बना लिया, वूल इज आइदर वूवन और नीटेड, है ना। वूवन मतलब उसको कपड़ा बना लेंगे, उसको फिर वूलन कपड़ा बन जाएगा। नीटेड मतलब बांध बांध के लंबा बना लेंगे उसको आपस में। तो लॉन्गर फाइबर आर नीटेड, जो बड़े बड़े फाइबर उनको नीटेड कर देंगे। नीट मतलब गांठ बांधना, है ना। तो अब मशीन से बांधेंगे तो दिखेगा नहीं और लंबा सा ऊन का बन जाएगा, जिसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। शॉर्टर फाइबर आर वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको क्या करेंगे, वूलन क्लॉथ में उनके बुनाई कर देते हैं। वूवन मतलब बुनाई कर देते हैं। सो दिस इज ऑल टोटल 7 स्टेप्स ऑफ वूल प्रोडक्शन। शेयरिंग से लेके शिप का शेयरिंग किया, सेविंग किया उसका, फिर स्कोरिंग किया, स्कोरिंग मतलब उसकी धुलाई उलाई की, फिर शॉर्टिंग किया, छाट के अलग किया, फिर रिमूविंग बर जो अलग कलर टाइप के व्हाइट कलर के फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको अलग कर लिया, फिर इसको कलर कर दिया डाइंग 5वें में, फिर उसको सारे को कंबाइंड करके एक लंबा वो करने की कोशिश की, फिर स्पिनिंग किया, है ना। स्पिनिंग मतलब जो लंबे फाइबर थे उनको नाइटिंग मतलब बांध बांध के जोड़ जोड़ के लंबा कर दिया, और जो छोटे फाइबर थे उनको मतलब क्या बोलते हैं, वूलन क्लॉथ बनाने के लिए उसकी वोवेन कर दिया, है ना, इनटू वूलन क्लॉथ। So this is all wool production steps we have completed. अब next step is coming is making yarn. चलिए बच्चों देख लेते हैं what is how yarn is made. Making yarn. अब इतना तक हो गया तो yarn भी बना लेते हैं हम लोग। Making yarn. Let us see what is given over here. After spinning, the wool is either woven or knitted. Longer fibers are knitted into wool for sweater. The shorter fibers are woven into woolen cloth. तो जो हमने कर ही लिया इसको लिख लिया। अभी इसके पहले 7वें स्टेप के बाद जो था ये पॉइंट लिख लिया था हमने। From the above discussion, we conclude that the ship's hair is sheared off from body, scored, sorted, dyed, combed and spun to obtain wool and woolen yarn. The quality of woolen cloth depends on the breed of the sheep from which the wool is obtained. अब जो ये क्लॉथ है उसकी क्वालिटी जो होगी, कहाँ से आपने उसको लिया, उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड करता है। तो यार्न तो हमने बना ही लिया था। सो दिस इज ऑल्सो ओवर। लेट अस सी occupational hazard in wool industry. It is very important. A short question will come to you.
ऑक्यूपेशनल डिजीज के क्वेश्चन जहां भी होते हैं बच्चों, जो काम हम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ जो बीमारी है वो एग्जाम में आपके श्योर शॉट आता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर ह्यूमन हेल्थ, और उससे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो इंसान इस काम में लगा हुआ है, तो उसको अगर बीमारी आने वाला श्योर शॉट है, तो उसको, जैसे मैं किसी काम में गया और मुझे पता है कि मैं ये काम करूंगा मुझे ये बीमारी आएगी, देन थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। प्रिकॉशन लेके काम करके अपनी बीमारी को भी हम दूर रख सकते हैं ना। चलिए देखते क्या है ऑक्यूपेशनल हजार्ड इन वूल। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, OCCUPATION, ऑक्यूपेशनल हजार्ड इन वूल इंडस्ट्री, इन वूल इंडस्ट्री। देख लेते हैं बच्चों, let us see what is given over here. People working in sorting department are at risk because they may get infected by anthrax bacteria. अब जो sorting कर रहा है, sorting मतलब छांट के अलग करना, जो हमने बोला था रिमूविंग बर, है ना, या छोटे को अलग बड़े को अलग करना, क्वालिटी वाइज बांट देना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है people working in the sorting department, people working in the sorting department are at the risk because they may get infected by anthrax bacteria, are at the risk because they may get infected by anthrax bacteria। ये हो गया ऑक्यूपेशनल डिजीज हमारा, है ना। जो लोग शॉर्टिंग में लगे हैं, शॉर्टिंग मतलब छांटने वाला काम, जो मैंने बताया था एक स्टेप था, जो लगे उनके ऊपर डर क्या है, दे में इन्फेक्टेड विथ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। हमको नाम याद रखना है कौन से बैक्टीरिया से वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, दैट इज एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। द एंथ्रेक्स डिजीज इज अ फैटल ब्लड डिजीज एंड इज आल्सो कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। ये फैटल है, जिसको ये बीमारी लग जाएगी उसका बचना मुश्किल होता है ना। तो इट इज अ फैटल डिजीज, इट इज अ फैटल डिजीज and also called Shorter's disease। बच्चों आपको ये याद रखना है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का नाम और इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्टर्स डिजीज, है ना। जो छांटते हैं वूल को, उसके अंदर से अलग अलग करना है, या फिर BURR बर्स मैंने बोला था वो निकालना है, तो उनको खतरा किसका है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का, है ना। नंबर 1 वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, देख लेते हैं क्या है वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, देखते हैं बच्चों क्या है एग्जैक्टली। तो चाइना इज टॉप इन द वूल प्रोडक्शन, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस्ड इन द वूल वर्ल्ड, है ना। तो चाइना इज लीडिंग प्रोड्यूसर, और ये कितना करता है, 20% ऑफ वर्ल्ड। ठीक है बच्चों। और इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड इन वूल प्रोडक्शन। इंडिया कौन सा है, इंडिया 10th पोजीशन, रैंक्स 10th इन वूल प्रोडक्शन, वूल
चलिए आगे बढ़े। इन इंडिया द शीप आर reared at lower Himalayan region which includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab and parts of Rajasthan and Gujarat. Other major wool producing countries are Australia, New Zealand, United Kingdom, Iran, India, Russia and Argentina. So ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। दो चार कंट्री का नाम मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। आपको सबसे पहले तो याद रखना कि चाइना जो है सबसे वर्ल्ड नंबर 1 पे है और 10th नंबर पे कौन है? इंडिया है ना। देखते हैं आगे। बाकी जो कंट्री है उसमें कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अगला है ईरान, रसिया, अर्जेंटीना हो गया ना, ईरान, रसिया। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? कंट्रीज हैं जो जहां पे वूल का प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वूल गिवन इन आवर चैप्टर। आई हैव कंप्लीटेड दिस। इंडिया में जो है वो, इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूं तो लोअर पार्ट ऑफ हिमालयन, इंडिया की बात करूं तो लोअर पार्ट ऑफ हिमालय, फिर अगला क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है बच्चों, सो इतना हमको याद रखना और वूल अब हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिल्क। और अभी हमारा, मुझे लग रहा है वीडियो भी 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 1 वीडियो ओनली। सिल्क। चलिए देखते हैं। हमने एक दो पढ़ा था जो एनिमल से प्रोड्यूस होता है, एक वूल पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था सिल्क जो नेचुरली पाया जाता है ना, बाद में मैन मेड थे। अब सिल्क हमारा आ गया दूसरा, देख लेते हैं। सिल्क इज लाइट एंड सॉफ्ट बट स्ट्रॉन्ग फाइबर हैविंग शिमरिंग अपीयरेंस। चमकता हुआ है ना, एकदम सॉफ्ट और लाइट। सिल्क की साड़ियां या सिल्क से बड़े हुए कपड़े जो है बड़ा वैल्यू रखते थे। एक टाइम ऐसा था कि सिल्क मतलब राजा महाराजा के अलावा कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। जनरली ये डिस्कवर कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। और चाइना वाले जो ट्रेडर्स थे जो लेके चलते थे, जिस जिस रूट से अलग अलग कंट्री में जाते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता था। इतना इंपॉर्टेंस था उस टाइम पे कि राजा रानी, जो बड़े पैसे वाले लोग थे, एफ्लुएंट लोग थे, वही उसको अफोर्ड कर सकते थे ना। अभी तो चीजें थोड़ा ज्यादा डिस्कवरी हुई, अदर कंट्रीज से भी सिल्क प्रोडक्शन चालू हो गया तो उसका कीमत कम हो गया और लोग अफोर्ड करने लगे। बट इट इज वेरी हाई क्वालिटी नेचुरली अकरिंग फाइबर, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। चलिए मैं अब लिखता हूं इसको आप लोग के लिए। Silk is light and soft but strong fiber having shimmering appearance. Silk is light and soft, but strong fiber having shimmering appearance.
shimmering appearance. ठीक है बच्चों, सो दिस इज डिफिनेशन ऑफ सिल्क. अब आगे है द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, है ना. द सिल्क fibers are obtained from the silk fibers are obtained from the cocoons of silk moth. The cocoons of silk moth, है ना. सिल्क मॉथ को क्या बोलते हैं? सिल्क वार्म. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक है बच्चों. द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ or obtaining silk is called sericulture. चलिए, इतना मैं एक बार आपको डिफिनेशन समझा देता हूं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. सिल्क इज लाइट एंड सॉफ्ट बट स्ट्रॉन्ग फाइबर, है ना. लाइट है, सॉफ्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है. दूसरा, हैविंग शिमरिंग अपीयरेंस, मतलब चमकदार, एकदम नया नया सा फ्रेश दिखने वाला अपीयरेंस, शिमरिंग. द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ क्या होता है? कीड़ा होता है, लार्वा होता है. वो क्या करता है? उसका नाम होता है सिल्क मॉथ, सिल्क वर्म, जिसको पाल पोस के हम लोग बड़ा करते. तो क्या करता है? अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, उसको हम बोलते हैं कोकून. अभी मैं बताऊंगा, आगे फिगर भी बनाऊंगा आप लोग के लिए. ये क्या करता है? एक स्टेज के बाद अपने चारों तरफ ना, ये अपने लार्वा से, जो ये है सिल्क, उस कीड़े का लार्वा होता है, जो क्या करता है? वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो. तो जो कोकून्स होता है वो क्या होता है? वो उसके लार्वा से बना होता है सिल्क मॉथ, और उसी से हमको सिल्क मिलता है ना. तो द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उससे हम सिल्क फाइबर निकालते हैं. और द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. उसको हम क्या बोलते हैं? तो सिल्क हमको किससे मिलता है? कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. मॉथ मतलब सिल्क वाला कीड़ा, सिल्क वर्म. उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग को जब हम गर्म, ठंडा या केमिकल मिलाएंगे तो छूट के बड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर कोकून, जो अपने लार्वा से मिलके वो बनाता है, एकदम गोल गोल करके अपने चारों तरफ बना के खुद आराम से उसमें बैठ जाता है. फिर टाइम आता है तो वो निकल जाता है और कोकून को पीछे ऐसे ही छोड़ देता है. फिर हम लोग अपने तरीके से उसको डेवलप करके वो कर लेते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इसकी खोज कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी. वहां की रानी थी, वो बैठ के चाय पी रही, तो ऊपर से उसका कोकून उनकी चाय में गिरा. और चाय में जब गिरा तो गर्म था चाय, तो उससे क्या हुआ? जो कोकून्स आपस में जो जुड़े हुए थे, उनके लार्वा अलग हो गए. तो उन्होंने खोल के देखा, बड़ा लंबा सा वो स्ट्रक्चर दिखा उनको. फिर उसके पीछे उन्होंने जब स्टडी किया तो फिर वहां से सिल्क की खोज हुई. तो सबसे पहले सिल्क का खोज चाइना में हुआ, और उन्होंने बहुत टाइम तक इसको सीक्रेट रखा, किसी को शेयर नहीं किया. और जहां जहां फिर वो ट्रेड करने के लिए अपने आप को बड़ा प्रिविलेज दिखाते थे, ट्रेड करने ले जाते थे, जिस रूट से जाते थे उसको हम क्या बोलते थे? सिल्क रूट बोलते थे. तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था. राजा महाराजा उनको बुलाया करते थे स्पेशल, है ना. चलिए आगे चलें. सर ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. बिल्कुल 6th स्टैंडर्ड में था सिल्क रूट हिस्ट्री में. चलिए मैं पढ़ देता हूँ डिस्कवरी ऑफ सिल्क. पहले खाली लिखवाऊंगा नहीं, जस्ट आप लोग के नॉलेज के लिए, ताकि दिमाग में स्टोरी जैसा छप जाए. द स्टोरी ऑफ सिल्क डेट्स बैक अबाउट 4700 years ago around 2680 BC in China. According to Chinese legend, the queen of Emperor Huang Ti was having tea in the garden when a yellow-colored cocoon fell into her tea and strands of thread separated from it.
वो चाय पी रही थी, येलो कलर का कोकून उनकी चाय की प्याली में गिर गया और जो उसके थ्रेड थे वो सेपरेट होकर एकदम लंबे हो गए। आगे देखते हैं। She discovered this thread to be strong and started weaving it into fabric. उसको लगा यार ये तो बड़ा मजबूत धागा, उसने क्या किया, उसको फैब्रिक में वीविंग मतलब उसको कपड़े बनाना है ना, धागे से कपड़े बनाना वीविंग कहते हैं उसको। Thus started the silk industry in China. For a very long time, Chinese kept the silk production secret and made huge profit by trading it with other civilizations of Asia. उन्होंने फिर एशिया के अदर सिविलाइजेशन से इसकी ट्रेड की और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप से ट्रेड किया इन्होंने। इनफैक्ट द रूट टेकन बाय ट्रेडर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रोड। जिससे वो जाते थे उसको अभी भी हम सिल्क रोड बोलते हैं ना। इट लिंक चाइना विद अदर प्लेसेस लाइक इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट। इवेंचुअली द सिल्क वर्म वर स्मग्ल्ड आउट फ्रॉम चाइना एंड सिल्क प्रोडक्शन बिगेन इन इंडिया। वहां से स्मगलिंग करके वार्म को ले आया इंडिया में और यहाँ पे प्रोडक्शन चालू कर दिया है ना। इवन टुडे चाइना रिमेन्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। अब टाइप ऑफ सिल्क हमारी अगली हेडिंग आ गई है। सिल्क के लिए हमको इतना ही लिखना है जितना मैंने लिख दिया है ना। अब हमको लिखना है टाइप ऑफ सिल्क बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सिल्क। सोचो वो जो कीड़ा था लार्वा ना, उसकी स्मगलिंग के लिए लोग गए थे वहां से, यहाँ से वो कीड़े की स्मगलिंग करके लाए ताकि सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ हो सके। इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट है ना। जो सिल्क वार्म था मॉथ, उसको पकड़ के वहां से उठा के डब्बे में भर के स्मगलिंग करके लाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर उसको खाने पीने को दे के अच्छे से करके फिर उससे बोला गया भाई आप सिल्क प्रोड्यूस करो, है ना। सो ये लेवल का उनका सीक्रेसी था कि वो जो आइडिया था सिल्क बनाने को उन्होंने अपने पास तक ही रखा था और उससे बहुत सारा प्रॉफिट भी किया उन्होंने। टाइप ऑफ सिल्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कौन कौन से टाइप है। आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट में पूछ सकता है बच्चों, है ना। सो विल बी रेडी विद द आंसर। द बेस्ट क्वालिटी सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। कॉल्ड क्या, उसका नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी, है ना, बॉम्बिक्स मोरी। ये बेस्ट क्वालिटी सिल्क है। ठीक है बच्चों, बेस्ट क्वालिटी सिल्क है ऑप्टेड। ये कोकून का नाम है, या इसका नाम है सिल्क मॉथ, है ना। ये सिल्क मॉथ है यानी सिल्क वाला कीड़ा, है ना। सिल्क मॉथ, सिल्क वार्म, सिल्क वार्म। तो इसका नाम था बॉम्बिक्स मोरी। ये क्या देता है, बेस्ट क्वालिटी सिल्क, है ना। चलिए सेकंड, ये पहला हो गया टाइप ऑफ सिल्क। दूसरा देखते हैं क्या है। इट्स कैटरपिलर इज फीड ऑन मलबरी ट्री। मलबरी ट्री, मलबरी टी, मलबेरी ट्री। जो कैटरपिलर या लार्वा होता है इसका, उसको खिलाते पिलाते क्या है, तो एक मलबरी ट्री का लीफ खाता है ये बच्चों। उसके पत्ते खा के अपने आप को हिस्ट पुष्ट कर लेता है ताकि बहुत सारा सिल्क वो बना सके। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज वाइल्ड सिल्क कॉल्ड टसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ दैट ईट ऑन ओक लीव्स। चलिए दूसरा वाला लिखता हूं मैं, टसर, TASASSAR, टसर, है ना। ये वाइल्ड सिल्क है। जो इसका लार्वा है क्या खाता है, ओक ट्री लीव। ठीक है बच्चों। और ये ओक कहाँ, इंडिया और चाइना दोनों जगह होता है। मलबरी भी इंडिया चाइना में होता है, तो इंडिया में भी मोरी, बॉम्बिक्स मोरी और
टसर ये भी पाया जाता है, दोनों है ना। थर्ड वन इज मूगा सिल्क, थर्ड वन इज मूगा। is obtained from another wild variety of silk moth found in Brahmaputra Valley. Found in Brahmaputra. डन बच्चों। सो 3 टाइप का हमने कर लिया, बॉम्बिक्स मोरी, टसर और मूगा सिल्क। बॉम्बिक्स मोरी का जो ये है लार्वी है, ये क्या खाता है, मलबरी ट्री के पत्ते, और टसर वाला ओक ट्री के पत्ते, और ये मूगा ट्री इसमें पत्ते वत्ते नहीं, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र वैली में ज्यादातर पाया गया। तो 3 टाइप के सिल्क हमने पढ़ लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉम्बिक्स सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलना पड़ेगा बॉम्बिक्स मोरी। पूछेगा जो बॉम्बिक्स मोरी कौन से पत्ते खाता है, तो मलबरी ट्री के खाता है ना। और टसर पूछेगा तो ये वाइल्ड सिल्क है, और इसके कौन से पत्ते खाता है, इसके जो कीड़ा है वो ओक ट्री का पत्ता है ना। चलिए, टाइप ऑफ ट्री भी हमारा हो गया। अब लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हार्ड वर्किंग हो गया हमारा, बट इट विल सर्व आवर पर्पस, है ना। इट विल रिमेन विद अस फॉर एवर। जब आपको पढ़ना है, जब मन करे रिवाइज करो, अच्छे से सुनो और अपने आप को सितारों पे ले जाओ, है ना। अच्छे से सीख के क्वालिटी दिखाना है हमको अपना। चलिए आगे देखते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ देखते हैं तो क्या है। लेट अस सी। सबकी लाइफ साइकिल होती है, जैसे हम इंसानों की भी है, तो सिल्क मॉथ की भी लाइफ साइकिल होगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या होगा, एडल्ट 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 सिल्क मॉथ, ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि बच्चे कहां से बनते हैं, एडल्ट से बनते हैं ना। तो ये एडल्ट मतलब इनके माता पिता। फिर इससे क्या बनेगा बच्चों, एग। एग लिख देता हूं मैं। चलिए, एग बन गया। थर्ड वन है egg hatches, caterpillar comes out. Egg hatches, और caterpillar comes out. डन है। एग हैच करने का मतलब जो एग के अंदर जो है वो उसके सेल टूट जाएंगे, और उसके अंदर जैसे बाकी एग होता है जैसे पक्षी के, तो वो धीरे धीरे मुर्गी के, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका कवर टूट जाता है और उसके अंदर से चूजा बाहर आता है। ऐसे ही इसका जब एक सेल हैच होगा तो कैटरपिलर बाहर आएगा, है ना, कैटरपिलर। फिर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे अगला, कैटरपिलर। कैटरपिलर डन है बच्चों। कैटरपिलर में स्पेलिंग ए होती है, सॉरी, स्पेलिंग ए होती है। डन। आगे आगे आएगा हमारा प्यूपा और कोकून बनेगा। प्यूपा और कोकून, ये फिगर अगर देखें तो ऐसे बन जाएगा। इसको बोलेंगे प्यूपा ऑब्लिक कोकून। तो प्यूपा कोकून से क्या बन जाएगा हमारा, सीधा एडल्ट बन जाएगा।
उसके अंदर डेवलप होके बाहर निकलेगा और एडल्ट बन जाएगा ना, डेवलप टू एडल्ट, डेवलप टू adult. एडल्ट। सोचो ये मैं रेड कलर से कर देता हूं। अब आप लोग को क्या करना है, स्कूल में टीचर से पूछ लेना है, अगर वो बोले कि फिगर बना के करना है तो फिर इसका फिगर आपको देख के रफ में बना लेना है। अभी तो मैंने स्केच डायग्राम बना दिया है, दिस विल आल्सो सफाइस योर वर्क। जनरली तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, टीचर बोलेंगे चलेगा। तो सबसे पहले एडल्ट सिल्क मॉथ होगा, क्या करेगा, अंडे देगा वो। अंडे का क्या होगा, हैचिंग होगा। अंडे से बाहर क्या आएगा, कैटरपिलर, है ना। कैटरपिलर क्या करेगा, वो कोकून बनाएगा। पहले पत्ते वत्ते खाएगा और क्या बनाएगा, कोकून। इसको भी मैं रेड कलर ही कर देता हूँ उसका। अब मैं यहां लिख देता हूं फीड ऑन लीव्स। बड़ा हो जाएगा फिर क्या बना देगा, ये कोकून बना देगा। क्यों, चलिए, तो ये हमारा एक रफ डायग्राम है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क का। मैं पढ़ देता हूं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ टाइनी एग्स ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी लीव से उसमें बहुत सारे अंडे दे दिए। द लार्वी दैट हैचेस आउट ऑफ द एग आर कॉल्ड कैटरपिलर, है ना। जो हैच करके क्या निकलेगा, कैटरपिलर। कैटरपिलर्स फीड, ये कैटरपिलर्स फीड ऑन लीव्स। मलबरी लीव लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, लीव्स, and grow in size vigorously when a caterpillar is ready to enter a pupal stage। बाद में क्या करेगा, ये प्यूपा या फिर कोकून बन जाएगा। It starts feeding at salivary gland secretes fiber like structure। जब ये खा पी के एकदम मोटा तगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये अब उसके बाद उसने खाना बंद कर देगा। अब उसको कहाँ जाना है, कोकून या प्यूपल स्टेज में। ये क्या करेगा, उसका लार्वा सिक्रीट करके अपने आप को अंदर सेव कर लेगा एकदम से, है ना, ताकि उसको बाहर की गर्मी और ये सब चीजों का दिक्कत ना आए। तो अब जो लार्वी करेगा वही हमारा फाइबर होता है, जो अपने आप के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा। दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डेंस टू ऑन द एक्सपोजर ऑफ टू द एयर एंड फॉर्म्स कवर अराउंड द कैटरपिलर। इसके कैटरपिलर के चारों तरफ कवर बना देगा कोकून। द कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड प्यूपा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपा बोलेंगे, या कोकून के अंदर रहेगा ये। The pupa using the secreted fiber first weaves a net to hold itself। सबसे पहले वो क्या करेगा, डाली या पत्ती के नीचे अपने आप को होल्ड कर लेगा, फिर वहीं लटका रहेगा शांति से। After which it continuously swings its head from side to side in the form of figure 8। figure 8 कहाँ है हमारा, आगे है शायद 7 8। चलिए बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। Meanwhile it continues secreting fiber from its salivary gland। लगातार वो सिक्रेट करते करते क्या करेगा, ये क्या बना लेगा, कोकून बना लेगा, है ना। This cover around the pupa is called cocoon। Cocoon is ball shaped and it is formed of silk fiber। ये बॉल शेप जैसा होगा और ये सिल्क फाइबर से बना होगा, जो हमने सीख लिया। Further development of silk moth continued inside the cocoon। इसके अंदर ही फिर जो सिल्क मॉथ है वो उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है बच्चों। एट द एंड ऑफ पीपल स्टेज सिल्क मॉथ कट द सिल्कन फाइबर ऑफ कोकून एंड यंग मॉथ फ्लाइज आउट। एक टाइम हो जाएगा जब डेवलपमेंट हो जाएगा, मैंने बोला डेवलप टू एडल्ट, बाद में एक छोटा सा कट होगा और उसके अंदर से ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जो प्यूपा या कोकून है ये रह जाएगा, इसी को फिर प्रोसेस करके सिल्क बनाया था, क्योंकि ये प्रोटीन से लार्वी से जो बना होता है यही सिल्क का कवरिंग होता है चारों तरफ। ठीक है बच्चों। चलिए आगे एक छोटा सा फिगर और दिया हुआ है, तो मैं बना देता हूं आप लोग के लिए, है ना, ताकि आपको आसान हो जाए। इट विल टेक अनदर 2 मिनट ओनली। और अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश पे है। जगह मिले इसलिए मैंने मिटा दिया। देखो एक पत्ता बनाया इन्होंने, लीफ, एक लीफ बनाया, मलबरी लीफ मान लो ये है। ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कौन आएगा,
एग्स, है ना। मैंने बताया था एग आएगा, एडल्ट एग देगा पत्तों पे, फिर ये क्या करेगा, एग जो है वो, देखो इधर इन्होंने लिख दिया है एग्स, एग्स क्या किया इन्होंने, लार्वा, कैटरपिलर बनेगा इससे। कैटरपिलर बन गया, फीड्स ऑन मलबरी लीव्स, फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। चलिए आगे देखते हैं, फिर इससे क्या बनेगा, प्यूपा, प्यूपा है ना, पप्पा नहीं, प्यूपा। ठीक है, आगे अब क्या होगा, ये सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन फाइबर अराउंड द प्यूपा। इसको थोड़ा कलर अलग कर देता हूं, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन फाइबर अराउंड प्यूपा। अब क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, कोकून बन जाएगा, बॉल शेप्ड, ये हो जाएगा कोकून। इसको अगर हम लोग ऐसे करके देखें तो अंदर ही वो अपना सोया रहेगा और खा पी के डेवलप होता रहेगा, खाया पिया रहता है पहले ही, है ना, गले तक खा के फिर कोकून बनाता है। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर बात ऐसे आगे बढ़ेगी, एक साइड क्या बनेगा, एडल्ट सिल्क वर्म, सिल्क वर्म। ठीक है बच्चों, और दूसरी साइड क्या बनेगा, पीपल अनवाइंड सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून्स, पीपल अनवाइंड सिल्क फ्रॉम कोकून। तो ये एक लाइफ साइकिल जैसा ये भी है, सबसे पहले एग आया, एक पत्तों पे देगा एडल्ट, फिर इसका लार्वा जो कैटरपिलर बन जाएगा और खूब सारा मलबेरी का पत्ता खाएगा, है ना। जब इसका पेट भर जाएगा, समझेगा कि भाई चलो महीना 2 महीना मेरा काम चलेगा, तो ये प्यूपा जो है फिर बहुत सारा सिक्रीट करेगा लार्वा अपना और कोकून बना लेगा। लार्वा जो है प्रोटीन होता है, वो सूख के हार्डन होके वही सिल्क वो होता है, सिल्क का फाइबर। फिर इसमें से एडल्ट उड़ जाएगा और जो कोकून बचेगा उसका क्या करेंगे हम लोग, अनवाइंड करके उसका सिल्क बना देंगे ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, देयर इज नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ता हूं, आगे बच्चों, फ्रॉम कोकून टू सिल्क सेरीकल्चर, हार्डली हाफ पेज बचा है, सो आई विल फिनिश इट ऑफ इमीडिएटली। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, जिसको बोलते हैं सेरीकल्चर, मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। चलिए बच्चों देखते हैं, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। तो अब ब्रीडिंग करके सिल्क का प्रोडक्शन करना उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। उसमें बहुत सारे स्टेप हैं, हमने हालांकि पढ़ लिया है, एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा देन वी विल नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये। लेट मी रीड इट आउट। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, 100 से ज्यादा अंडे देती है एक बार में वो। द एग्स ऑफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड एट स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ
और पेपर एंड आर सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर। फिर लोग क्या करते हैं, जो लोग कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, अच्छे से स्टोर करके जो फार्मर्स होते हैं उनको सेल कर देते हैं। द एग्स आर रियर्ड इन हाइजेनिक कंडीशन एट सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टिल लार्वी कम्स आउट। फिर उसको आराम से पत्ते वत्ते बिछा के जो टेम्परेचर और उसको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए वो कंडीशन देके उसको बढ़िया से खिलाते पिलाते ताकि लार्वी उससे बाहर आए। द सिल्क माथ लार्वी आर देन फीड ऑन मलबरी लीव्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब उनको क्या करेंगे, लार्वी जो आया उसको मलबरी लीव खिलाएंगे ना, मलबरी के पत्ते खिलाएंगे। ठीक है बच्चों। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म ईट मलबरी लीव्स एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज इन 25 to 30 डेज। 25 से 30 दिन में इतना खाएगा बहुत सारा, उसका साइज एकदम बड़ा हो जाएगा। ठीक। आफ्टर विच द कैटरपिलर मूव इनटू पीपल स्टेज एंड स्पिन अ कोकून अराउंड देमसेल्व्स। कैटरपिलर्स आर केप्ट वार्म, है ना, उसको गर्म रखते हैं बाम्बू ट्रेस फ्रॉम कोकून। कोकून फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन 2 to 3 डेज। एक बार जो उसने खा पी लिया फिर थोड़े टाइम के लिए खाना छोड़ देगा और क्या बनाएगा, कोकून। 2 से 3 दिन के अंदर अपनी तरफ चारों तरफ वो बढ़िया सा कोकून की कवरिंग कर लेगा और कंप्लीट कर लेगा। फुल्ली ग्रोन कोकून्स आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। अब कोकून्स का भी जो कलर होगा उसके हिसाब से हम अलग अलग छांट लेंगे जो फुल्ली ग्रोन होगा। द कोकून्स आर देन पुट थ्रू द सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्शंस। फिर हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड इमर्शन मतलब ठंडे पानी गर्म पानी, ठंडे पानी गर्म पानी में डाल के हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं बच्चों, हम उसको प्रोसेस करते हैं ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ शेरीन, है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसीन, सेरिसीन और सिल्क गर्म। जो होता क्या है, जो कोकून जो अपना जब वो निकाल रहा होता है लार्वी चारों तरफ, तो वो एक दूसरे से चिपकते जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर सिल्क गर्म होता है। उसको सिल्क गर्म को क्या बोलते हैं, सेरिसीन, सेरिसीन, सिल्क गर्म, CIN, इसको क्या बोलते हैं, सिल्क गर्म। तो वो धीरे धीरे जब गर्म पानी और ठंडे पानी में डाल दे तो क्या होता है, वो अलग हो जाता है ना। The next step is to process unwinding silk filament from cocoon. This is called reeling the filament. उसके बाद क्या आता है, reeling the filament, है ना, reeling the filament। बच्चों जब गर्म और ठंडे पानी में डालेंगे धीरे धीरे वो अनवाइंड हो जाएगा तो उसको रीलिंग करेंगे ना, उसको बंडल बना लेंगे जो भी जितना। अब ऐसा तो है नहीं कि धागा जब निकला तो उसको लपेट के अच्छे से सेट करना पड़ेगा ताकि वो फंस ना जाए, तो रीलिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून टू यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। अब जो प्रोसेस होता है ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस टू रिमूव सिल्क फ्रॉम कोकून to use as silk, done है, is called reeling। 3 to 10 filaments of cocoon are usually reeled together to produce the fiber of raw silk desired thickness। अब थिकनेस के लिए एक का नहीं लेते, लगभग 3 से लेकर 10 तक को एक साथ रीलिंग करते हैं। जैसे 1 2 3, ऐसे 1 2 3, तो ये आपस में एक साथ रीलिंग करेंगे, थोड़ा थिकनेस ज्यादा होगा, 3 से मतलब 3 to 10, ऐसे एक साथ जितना थिकनिंग चाहिए हमको उसके हिसाब से 3 थ्रेड लेंगे या 10 थ्रेड तक, उसको फिर रीलिंग करके एक बना देंगे तो वो उतना मोटा और मजबूत हो जाएगा ना बच्चों। फिर आगे है टू प्रोड्यूस फाइबर्स ऑफ रॉ सिल्क ऑफ डिजायर्ड थिकनेस। फिर नेक्स्ट है द सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड यार्न्स व्हिच आर यूज्ड बाय द वीवर्स टू वीव द क्लॉथ। अब इसको फिर क्या करेंगे, यार्न उसमें भेज देंगे, यार्न को किसके पास, जो वीवर्स के पास, जो कपड़े बनाते या बुनते हैं सिल्क के। वीविंग ऑफ सिल्क इज कैरिड आउट इन द लूम्स, मतलब जो कपड़े की फैक्ट्री होती है, लूम्स जहाँ मशीन लगे होते हैं चलते हैं, वहां पे सिल्क की वीविंग होके सिल्क की साड़ियां, सिल्क के कपड़े
वो सब बनते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट ये इसका हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको कर देते हैं। अब लास्ट हेडिंग आ गया ये, वो कर लेते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। चलिए बच्चों देखते हैं क्या हमने जैसे देखा था कि जो शिप से जो हम वूल बनाते थे उसमें भी क्या था, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से हमको लाइव फैटल डिजीज होने का प्रॉब्लम था। इसके साथ क्या वो देख लेते हैं, मेनी वर्कर्स ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री आर अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो क्या क्या हो सकता है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ये प्रॉब्लम हो सकता है द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद सिल्क इंडस्ट्री। चलिए अगला देखते हैं, बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ वेपर्स, बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ वेपर्स arising from cocoons, when being steamed, boiled or reeled, when being steamed, boiled और reeled। ठीक है बच्चों, सो जब क्या होगा, जो कोकून को अब अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको स्टीमिंग करना पड़ता है, गरम, बॉइलिंग और रीलिंग करना पड़ता है। उस टाइम पे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का जो खतरा है जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसी पे काम करना, सांस लेंगे तो उनके अंदर जाएगा तो उनके लंग्स को ये इन्फेक्टेड करेगा। अगला, वर्कर्स कैन डेवलप इन्फेक्शंस स्किन डिजीज ड्यू टू डिपिंग ऑफ हैंड इन कांस्टेंट बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग द किलिंग ऑफ प्यूपी। प्यूपी को किल करते टाइम क्या करता है, उनको गर्म ठंडे पानी में हमेशा कंटिन्यूअसली हाथ को डुबा के रखना पड़ता है, इसकी वजह से उनको स्किन का भी खतरा हो जाता है ना। सीवियर हेडेक, फीवर एंड पेन इन नेक, तो दूसरा पॉइंट पहला ये हो गया। दूसरा हो गया स्किन इन्फेक्शन, ड्यू टू डीपिंग ऑफ हैंड्स, in constant boiling water, constant boiling of water during killing of pupae, एक ये हो गया बच्चों। एक लास्ट आता है सीवियर हेडेक, फीवर एंड पेन इन नेक, लोअर बैक इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द वर्कर्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। अगला है लेग डिफॉर्मिटी एंड बो लेगनेस आर आल्सो फाउंड इन सम वर्कर्स। तो 2 पॉइंट और है, लिख देता हूं, दिस इज लास्ट 2 पॉइंट, वेरी स्मॉल। तो आप लोग से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, तो ये आपको 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। चलो बच्चों, थर्ड पॉइंट है सीवियर हेडेक, फिर फीवर एंड पेन इन नेक, एक ही हो गया। चौथा है लेग डिफॉर्मिटी,
चलो, lignins are also found in some worker. सो बच्चों, दिस वाज द लास्ट पॉइंट. हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. आप लोग को क्या करना है, जो समरी में दिया है उसको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना, तो आपका काम जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा. बाकी थोड़ा सा अगर हमको देखना है, 2 मिनट लगेगा. एक बार टिक द करेक्ट ऑप्शन में नंबर 1 है, क्लॉथ्स आर स्टिच्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, फैब्रिक, सीड्स, स्किन. तो फैब्रिक आएगा. कॉटन क्लोथ्स आर मोस्ट कंफर्टेबल टू वियर ड्यूरिंग समर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक फाइबर? तो जूट. इसके अलावा रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर हमारा मैन मेड फाइबर है ना. अल्पाका एंड लामा आर बियर्ड ऑफ विच कंट्री? ये है साउथ अमेरिका. ठीक है बच्चों. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड स्काउरिंग. ठीक है. सो ये हमने ऑप्शन देख लिया और हमारे जो हमने पढ़ा उसमें से ही कवर हो गया आराम से. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज कांटेक्ट मी बाय मैसेज, कमेंट से. तो मैं आप लोग के लिए नया जो भी प्रॉब्लम होगा, आई विल डेफिनेटली कम टू यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. फॉर दिस chapter 3 completes here, and thank you so much for your being patient of listening and watching this video. I request you to please share this video with as much people as possible so that it reaches to all the relevant people. Thank you so much. Jai Shri Krishna.